नमस्कार। सोना चांदी में कमाई के सीख ले ये महामंत्र, इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज और कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित इस वेबिनार में मैं आप कमल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अंकित कपूर जी कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड है, उनका भी स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने माइक रखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा स्पीच ने दुनिया भर के बाजारों में तहलका मचा दिया है। ऐसे में इन्वेस्टरों को अन्य एसेट्स की तुलना में गोल्ड में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद दिखता है। गोल्ड को लेकर आज चर्चा होगी और सभी दर्शक चर्चा के अंत में अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सवाल चैट बॉक्स में पोस्ट करें। हम उन्हें इस चर्चा सत्र के अंत में लेंगे। और सबसे पहले अंकित जी, हम यह देखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या क्या ताजा कदम उठाए हैं और इन कदमों का गोल्ड मार्केट पर क्या असर होगा। लेकिन आपका जवाब आए उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहूंगा कि टैक्स में छूट, ट्रंप ने टिप्स और ओवर टाइम पर टैक्स खत्म करने की घोषणा की है। प्रतिशोधी टैरिफ 2 अप्रैल से यूरोपियन संघ, चीन, ब्राजील, भारत सहित अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होंगे। अर्थव्यवस्था पर जोर दिया उन्होंने और पिछली सरकार से मंदी और महंगाई विरासत में मिली, यह ट्रंप ने कहा, जिसे ठीक करने की दिशा में वे काम जारी कर रहे हैं। वॉ कल्चर खत्म, सरकारी और निजी क्षेत्रों में डाइवर्सिटी, इक्विटी और इक्विलिजन की नीतियां समाप्त करेंगे। अवैध आव्रजन पर सख्ती, दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगाकर सैन्य ताकतों से अवैध घुसपैठ रिकॉर्ड निचले स्तर पर लाने का वे प्रयास करेंगे। अमेरिकी पहचान मजबूत करेंगे। हमें अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने का आदेश जारी किया डोनाल्ड ट्रंप ने 6 हफ्तों में 100 से अधिक कार्यकारी आदेश और 400 से अधिक कार्यवाहियां की है। वो ये कहते हैं, उनका सपना है, उन्होंने कहा कि अमेरिका फिर से स्वर्ण युग की ओर बढ़ रहा है। अब अंकित जी मैं आपकी ओर आता हूं। अंकित जी आपसे सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या क्या ताजा कदम उठाए और इन कदमों का गोल्ड मार्केट पर आप क्या असर देखते हैं। नमस्कार कमल जी, नमस्कार सभी को। जिस तरह के हमने मार्केट देखा इस समय, तो मार्केट के अंदर इन सब टेंशन्स की वजह से अगर देखा जाए तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं करी है जहां पे एक समन्वय से के साथ में सबके साथ में काम करा जा सके। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब वो खुद घेरे में आ रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ की जो उन्होंने बात करी थी इंडिया के ऊपर, वही अगर देखा जाए तो कनाडा की तरफ से उनको देखने को मिला है। तो जो अमेरिका ने कनाडा को दिया है, मैक्सिको को दिया है, चाइना को दिया है, तो वापस उन्हीं के ऊपर बैक फायर हो रहा है। तो इस कंडीशंस के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है वो गोल्ड ही है। गोल्ड इस समय देखें तो वापस से उच्चतम स्तर के आसपास चल रहा है, 86,000 पे इंडियन मार्केट में। लेकिन वहीं अगर बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड में $2955 का हाई लगाया था, उसके बाद में अभी 2915 डॉलर के आसपास चल रहा है। देखिए, अगर इस तरह की टेंशन बनी रहेंगी और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड को ये नीचे आने देंगे। और ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंपैक्ट अगर पड़ रहा है तो वो अमेरिकन मार्केट्स में ही पड़ रहा है। कल हमने डाउ जोन्स को और जो इक्विटी मार्केट है अमेरिका के, उनको काफी अच्छा गिरावट के साथ में हमने व्यापार करते हुए देखा। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, टेंशंस उनके आने के बाद में बढ़ी हैं। और सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ी है। अनसर्टेनिटी क्यों बढ़ी है? वो कल कुछ डिसीजन लेते हैं, 24 घंटे बाद वो डिसीजन वापस चेंज कर देते हैं। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट आए थे उनके साथ भी नोकझोंक हमको देखने को मिली है। तो जिस तरह की कंडीशंस चल रही हैं वो अच्छी नहीं है। और ये मार्केट को कहीं ना कहीं अभी गोल्ड में जो स्ट्रेंथ बनी हुई है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में अभी और ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। क्योंकि 2800 से 2900 डॉलर के बीच में ग्लोबल मार्केट में, मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्लोबल मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने परचेज करे हैं, सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड के अंदर 2800 से 29 डॉलर के अंदर वापस से बाइंग करी है। तो इतने बड़े लोगों ने अगर बाइंग करी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अभी गोल्ड के अंदर मंदी करना सही समझदारी की बात नहीं होगी। जी। और अंकित जी अब ये कहें, जैसे उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी अप्रैल की डेट दी है कि वो टैक्स लगाएंगे, और चीन के साथ मैक्सिको और कनाडा से सीधे हो ही गया उनके ऊपर टैरिफ लागू। ये जो टैरिफ वार है, इसमें गोल्ड कितनी सुरक्षित आप एसेट्स मानते हैं।
देखिए अगर टैरिफ वॉर है तो देखिए कोई भी अगर कंडीशंस क्रिएट होती हैं तो गोल्ड जो है एक सबसे ज्यादा सेफ होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सोना है सदा के लिए। तो सेफ हेवन करेंसी के इस समय इस अगर देखा जाए तो दो ही चीजें होती हैं, डॉलर इंडेक्स होता है और एक गोल्ड होता है। लेकिन जिस तरह से कंडीशंस वो निकाल रहे हैं और जिस तरह से टैरिफ वॉर खेल रहे हैं, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर हमने अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और 105 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट के अंदर जो पैनिक देखने को मिल रहा है वो सबसे पहले क्यों मिल रहा है, अमेरिकन मार्केट में ही मिल रहा है। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका को ग्रोथ लेके जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वॉर वाली कंडीशन क्रिएट कर दी है टैरिफ के अंदर, वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डॉलर को और ज्यादा वीक करेगा। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि अब इस समय आप दुनिया को धमका सको और दुनिया को डरा सको। देखा जाए तो उनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी चल रही है कि मैं किस तरह से चाइना को दबा सकूं, मैं किस तरह से इंडिया को दबा सकूं, बाकी कंट्रीज को मैं दबा सकूं। तो जिस कंडीशंस पे वो चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में कोई भी कंट्री या फिर जो अमेरिका के अंदर जो उनके पार्टी के लोग हैं वही सपोर्ट करने से अब हिचकिचाते हुए दिख रहे हैं। जी। और अंकित जी, अगर हम देखें तो रूस यूक्रेन के बीच जो जंग की बात है, जंग अभी भी जारी है। इसराइल हमास के बीच भी संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है। बहुत कई जगह अटैक हो रहे हैं और अभी भी तनाव बना हुआ है। यूरोप ने इस बीच में यूक्रेन का साथ देने का वादा किया तो अमेरिका ने फिर से कहा कि यूक्रेन के साथ हमारी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। उनके उपराष्ट्रपति ने सीधा संदेश दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि यूक्रेन में जो मिनरल्स हैं वो उन्हें वहीं से मिल सकते हैं जो अमेरिका की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसलिए शायद वो वापस आए कि हम बातचीत के प्लेटफॉर्म पर तैयार हैं। तो अंकित जी, ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जियो ट्रेड वॉर है, उसका गोल्ड पर अब क्या असर होगा? क्योंकि देखिए अभी भी यूक्रेन, रूस और हमास और इसराइल की स्थिति क्लियर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर 20 जनवरी से पहले कहा था कि मैं आते युद्ध बंद कर दूंगा, लेकिन अभी युद्ध बंद होने के कोई आसार नहीं है। वो झूठी बातें कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। देखिए इसमें सबसे पहली बात समझने वाली बात है कि झूठी बातें और ये सारी चीजें, देखिए क्या होता है, चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करने बहुत आसान होते हैं। हमने अपने देश में भी देखते हैं चुनाव के पहले बहुत सारे वादे होते हैं, उसके बाद कितने पूरे होते हैं और किस तरह से चीजें चलती हैं, तो ये सारी चीजें अलग है। लेकिन जिस तरह से वॉर रोकने की बात कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, देखिए इस समय उनको जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी जरूरत है। उसके लिए वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ जा रहे हैं। अब पहली बार हमको देखने को मिला है कि अमेरिका और रशिया कहीं ना कहीं दोनों साथ आते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही यूक्रेन के साथ में उनकी बहस हुई थी, रशिया ने सबसे पहले आके सपोर्ट करा था कि हम आपको मिनरल्स दे देंगे। तो जो कोल्ड वॉर हम 1970 1980s के टाइम पे हम जो कोल्ड वॉर देखते थे अमेरिका और रशिया के बीच में, तो कोल्ड वॉर के चक्कर में होता क्या था कि दो कंट्रीज लड़ती नहीं थी, लेकिन बीच के जो कंट्रीज थी वो सारी की सारी परेशान होती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी रहती है। अमेरिका अगर देखा जाए तो कभी लड़ता नहीं है। आप अगर देखें यूक्रेन के अंदर हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं करके पूरा की पूरा यूक्रेन बर्बाद कर दिया। इसराइल के साथ में हम तुम्हारे साथ में, वहां पे देखा तो गाजा पट्टी पूरी खराब कर दी। अब वो गाजा पट्टी के ऊपर पूरा अमेरिका चाहता है कि पूरी की पूरी जितनी भी डेवलपमेंट है मैं करूं और ये गाजा जो है वो अमेरिका के नाम से जाना जाए। तो इस तरह की चीजें जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में इसको सेंटिमेंट्स को क्रिएट कर रही हैं। बात वो कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उसको वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, जो ये कहीं ना कहीं फेलियर दिखता भी है डोनाल्ड ट्रंप का। जी। आ, आपने अभी कहा ही कि अमेरिका खुद चाहता है कि मैं गाजा पर कब्जा कर लूं, गाजा के नाम पे विकास करूं, और गाजा के लोग कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए ये अंकित जी सभी के साथ होता है, चाहे वो गाजा में रहे, चाहे भारत में रहे, चाहे चीन में रहे, चाहे यूरोप में रहे। कोई भी व्यक्ति जो जिस जमीन पर पैदा हुआ, उसके बाप दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, वो उस जमीन के मोह को नहीं छोड़ सकते। भले ही वो ये कहते हैं ट्रम्प कि ये नष्ट हो चुका है, यहाँ बिल्डिंगें गिर चुकी है, मैं नया गाजा बनाऊंगा, लेकिन उन 20 लाख गाजा वासियों के लिए वहां कोई जगह नहीं। उन्हें वो कह रहे हैं कि आप दूसरे देश में शिफ्ट हो जाइए। तो इससे ऐसा लगता है कि देखिए जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो शायद ट्रंप के पूरे कार्यकाल में भी खत्म न हो पाए, क्योंकि 4 साल में जगह खाली करवाना, उसका पुनर्निर्माण करना बहुत आसान नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है। तो गोल्ड के प्राइस को इससे क्या सपोर्ट संभव होगा? देखिए सबसे पहले तो चीज हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि गाजा के अंदर किसी किसी भी कंडीशन में सही बात है कि कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपने देश छोड़ के जाऊं। उसके बाद वो जाएंगे कहाँ, कौन सी कंट्री उसको एक्सेप्ट करेगी, इसके लिए कोई उन्होंने प्लान नहीं बताया। ठीक है चलिए, उन्होंने बोला कि गाजा पूरा खत्म हो चुका, हम उसको डेवलप करेंगे। तो कहीं ना कहीं गाजा को डेवलप करने में भी अमेरिका का पूरा पूरा कहीं ना कहीं स्वार्थ है। वो स्वार्थ इसलिए है कि आसपास की जो कंट्रीज हैं वहां पे जो मिडिल ईस्ट में वो अपनी धाक जमाना चाहता है। देखिए कनाडा के साथ में क्या हुआ, कनाडा के साथ में जो उन्होंने टैरिफ वाली वो चीज करी है, अब उन्होंने क्या बोला है
कि हाँ हमारी कंट्री में आइए और इन्वेस्ट करिए और प्रोडक्शन करिए, हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो डेफिनेटली अगर कहीं ना कहीं देखिए प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो ये कनाडा को भी समझ में आ रहा है कि इतनी सारी परेशानियों से गिर जाएंगे, तो उन्होंने बोला कनाडा भी अब अमेरिका के अंदर आ जाना चाहिए। तो ये जो सिचुएशंस बन रही हैं वो अच्छी नहीं है। जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे डर लगता है कि ये ग्लोबल टेंशन जो है ये बढ़ती जाएगी। इसका फायदा कहीं ना कहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, चाइना उठाएगा। चाइना बहुत ही साइलेंटली प्ले कर रहा है। उसने जैसे ही बाकी देशों के साथ में उसके संबंध बिगड़े हैं, उसने यूरोप के साथ में संबंध सुधारने की कोशिश वापस चालू कर दी है। तो इस समय अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की स्थिति इसी टाइप से कंट्री की कंटिन्यूसली इसी टाइप से अगर करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आने वाले 5 साल के अंदर या 6 साल के अंदर वापस से एक सिचुएशन क्रिएट हो जहां पे चाइना सुपर पावर के रूप में निकल के आए और अमेरिका कहीं ना कहीं वापस से एक बार दबता हुआ नजर आए। क्योंकि जिस तरह की कंडीशन चल रही है, अमेरिका मेक अगेन ग्रेट अगेन की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि ये सिचुएशन वर्स्ट में लेके चले जाएं। जी अंकित जी, दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने जनवरी में भी खासी मात्रा में गोल्ड खरीदा है। क्या यह खरीद जारी रहेगी? और जब ये सेंट्रल बैंक, देखिए सोना जो है 2800 से 2900, $3000 के बीच खरीदा है उन्होंने। बहुत मतलब, यानी लोग ऐसा सोचते हैं हमेशा कि यार गोल्ड बहुत महंगा है, अभी ना खरीदे, भाव गिर जाएंगे तो खरीदे। आप 100 साल का इतिहास देख लीजिए, 10 साल का इतिहास देख लीजिए, 5 साल का इतिहास देख लीजिए, पिछले साल से भी तुलना कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताऊं कि 2015 फरवरी में गोल्ड 26,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था। बिल्कुल। और आज हम देख रहे हैं तो वो 85,000 86,000 के करीब पहुंचा। जी। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई सोने के भाव गिरेंगे तो सोना खरीदेंगे, और क्या आपको लगता है कि वाकई सोना गिरता है? देखिए सब कुछ साइकिल है, ऐसा नहीं है कि सोना नहीं गिरता है। हमने 2011 के बाद में देखा था, जहां पे $1900 के बाद में सोना 1100 तक भी आया था। तो 1100 1200 के हमने देख रखा है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40% करेक्शन हमको देखने को मिला है 2011 के तेजी के बाद में। तो ऐसा नहीं है कि सोना नहीं गिर सकता या फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जिस तरह से अभी कंडीशन चल रही है वैसे उस समय को देखते हुए सोने के अंदर गिरावट नहीं देखने को मिल सकती है। इंडियन मार्केट के अंदर सोने में गिरावट देखने को क्यों नहीं मिली है? क्योंकि हमारा रुपया लगातार कमजोर होता गया है। हम देखें तो रुपया 30 रुपए से चल रहा था, जो उसकी कीमत थी, आज 88 रुपए के आसपास, 87 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ये कमजोर होने के कारण हमारे यहाँ पे गोल्ड इंडियन मार्केट में नहीं गिर पाया, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जरूर एक बार हमको मंदी देखने को मिली थी। करेक्शन बेस में आपने बोला कि सेंट्रल बैंक ने बाइंग करी है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर बड़े प्लेयर्स बाइंग कर रहे हैं तो फिर हमें सेल करके काम नहीं करना चाहिए, हमें भी बाय करके काम करना चाहिए। जब वो सेलिंग पोजीशन में आएंगे डेफिनेटली तब हम उसके बारे में सोचेंगे कि वो पैसा अगर निकालने की कोशिश करते हैं, गोल्ड बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। 2800 से $2900, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, 2800 से $2900 के बीच में सेंट्रल बैंक ने अच्छी खासी खरीदारी करी है। चाइना ने भी वापस से खरीदारी स्टार्ट कर दी है। तो गोल्ड के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उनको हमसे ज्यादा पता है, उनको ज्यादा पता है कि टेंशन मार्केट में चल रही हैं। तो ये आप उम्मीद मत करके चलिए कि टेंशन खत्म हो जाएंगी। एक और चीज है जो शायद ऑन रिकॉर्ड इतनी आसानी से बोलना नहीं चाहिए, मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज्यादा बनी हुई हैं, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स की। उस कारण भी एक कंडीशन कहीं ना कहीं है कि मार्केट के अंदर अभी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। एक करेक्शन लास्ट वीक जो हमको मिला था 2000 पॉइंट का, 86,500 नहीं तोड़ा है, 6000 सॉरी 86,600 नहीं तोड़ा है। उसके बाद जो करेक्शन देखने को मिला है, तो वो करेक्शन हमको कहीं ना कहीं 84,000 तक देखने को मिला था। और वापस से अगर देखा जाए तो 2 या 3 दिन के अंदर 86,000 के लेवल वापस देखने को मिले हैं। तो यही दर्शा रहा है कि इसके अंदर तेजी बनी हुई है। जी यही मेरा कहने का तात्पर्य था अंकित जी की सोने में मतलब गिरावट, यानी क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर भाव पे बाजार में लोग हमसे संपर्क में रहते हैं, वे हमेशा ये कहते हैं कि गिरावट कब आएगी। और अगर आप देखें तो शॉर्ट सेल जिन्होंने भी किया है वो ट्रैप हुए बाजार में, वो फंसे हैं। और वो यही पूछते हैं हमेशा एक ही सवाल कि सोने में मंदी कब आएगी। देखिए इन्वेस्टर का बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टमेंट, जिसने 25,000 में सोना खरीदा उसने आज तक नहीं बेचा, जिसने अभी 80,000 में खरीदा वो अभी भी नहीं बेचेगा। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट होता है लंबे समय के लिए। वो क्या होता है गोल्ड में, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए अंकित जी स्पष्ट है कि जब घर में कोई शादी होती है या घर में कोई ऐसी, कई बार देखिए कोई आर्थिक मामला ऐसा आ जाता है कि जब आदमी देखता है कि मैं गोल्ड बेच करके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लूंगा, मैं बिल्कुल। शादी ब्याह कर पाऊंगा, मैं कोई और एसेट्स बसा पाऊंगा। या देखिए जैसे हमने अभी देखा था कि यूक्रेन में
लाखों लोगों ने वो किया, पलायन, यूक्रेन छोड़ के भागे, जमीन नहीं ले जा सके, शेयर नहीं ले जा सके, कोई चीज नहीं ले जा सके, लेकिन गोल्ड ले जा सके थे। बिल्कुल तो गोल्ड जो है, लेकिन गोल्ड में जिसने भी शॉर्ट सेल किया, असल में वो फंसे। तो बिल्कुल मंदी भी वही चाहते हैं। लेकिन अगर हम, आपने जो बात अभी कही कि जितने भी सेंट्रल बैंक है, देखिए वहां जो ट्रेजरी में बैठे हैं वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री होते हैं। उन्हें मिनट मिनट की खबर नहीं, पल पल की खबर पता होती है। बिल्कुल और वे कभी शॉर्ट सेल नहीं किए। आज तक हमने किसी ये नहीं सुना अभी तक, पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, कि किसी सेंट्रल बैंक ने अपना गोल्ड बेच दिया हो। इवन श्रीलंका का भी मामला नहीं आया, श्रीलंका की इकोनॉमी खराब हुई लेकिन उसने गोल्ड नहीं बेचा है। सही बात है। तो यहां पर मैं एक सवाल लेना चाहूंगा इस बीच, क्योंकि इसी से जुड़ा सवाल आया था। अंकुर अग्रवाल जी का है कि गोल्ड 80,000 कब होगा। क्या कहेंगे अंकित जी आप, 80,000 होगा या नहीं होगा गोल्ड अब? देखिए 80,000 मुझे अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। मैंने जैसे आपने बोला, मैं लिटरली सबको एक ही चीज बता रहा हूँ कि जब मैं कमोडिटी समाचार सुबह लिखता हूँ, सारी चीजें उसके अंदर अपडेट होता है, 8:30 बजे आपको कमोडिटी समाचार पूरा मिल जाता है, आज दिन भर में सोना चांदी कॉपर क्रूड के अंदर क्या करना चाहिए। तो देखिए सिर्फ एक कॉल से एक अलग चीज होती है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसके अंदर न्यूज वगैरह सारी चीजें सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपको सारी चीजें अपडेट करते हैं। तो मेरा हमेशा ट्रेडर से यही कहना है कि प्लीज पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, न्यूज नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो सब कुछ हम करके देते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर मैं आपकी बात करूं, आप रेगुलरली वीडियोस करते हैं सोना चांदी के ऊपर, तो देखना और समझना बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट सेल के अंदर जो फंसे हुए हैं उनको एक उम्मीद है कि 80,000 कब आएगा। तो जैसे देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ टेक्निकल लेवल्स। इस हफ्ते अगर गोल्ड के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होता है और अगले हफ्ते गोल्ड के अंदर तेजी चालू होती है, तो हमें वापस से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। कॉमेक्स गोल्ड के अंदर $2970, या फिर बोल रहा हूं $2970 के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो वापस से हमें अपसाइड रैली देखने को मिलेगी, और इस बार की जो तेजी रहेगी वो समवेयर अराउंड $3200 से $3300 तक हमको देखने को मिलेगा। ये जो पिछले वीक करेक्शन आया था, ये उम्मीद जगाई है मंदी वालों को। मैं फिर बोल रहा हूं, मंदी वालों को उम्मीद जगाई है। एक लेवल मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर आपने पुराने वीडियोस मेरे देखे हो सर के साथ में, तो मैंने क्लियर बोला हुआ था 82,000 के आसपास मेरी एक बैंक पेंडिंग पड़ी हुई है। वो जब आएगी, वो 90,000 होके आएगी, 94,000 होके आएगी, 98,000 होके आएगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अभी बाइंग करके ही चलूंगा। डिप्स की सलाह रहेगी, सेलिंग के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूं। 80,000 अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। 82,000 अगर आ जाता है तो मेरी बाइंग कंडीशन बनेगी। नहीं तो अगले हफ्ते, मैं फिर बोल रहा हूं, अगले हफ्ते से मैं फिर से एक गोल्ड में खरीदारी स्टार्ट करूंगा। क्योंकि अगर जो चार्ट देखते हैं, जो चार्ट पैटर्न समझते हैं, उनको दिखेगा कि नेक्स्ट वीक तक वीकली चार्ट के ऊपर फ्लैग पैटर्न बन जाएगा, और फ्लैग पैटर्न के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, काफी कंटिन्यूशन पैटर्न रहता है, तो जितनी तेजी हमने देखी है, मैं पिछले 200 से $300 के नीचे से तेजी देखी है, वही तेजी वापस से हमको देखने को मिलेगी। और मुझे $3200 से $3300 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। 2025 के अंदर मुझे लगता है कि 3200-3300 जल्दी आना चाहिए। जी, दर्शकों से मैं भी रिपीट कर दूं कि कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज सुबह 8:30 बजे अपनी रिपोर्ट जारी करता है। हमने चैट बॉक्स में नंबर, मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल एड्रेस पोस्ट किया है। आप उस ई पेपर को लेने के लिए, चैट से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं टीम के साथ। और अगर आप मोलतोल इंडिया यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं तो हमने लिंक पोस्ट किया, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां अंकित कपूर जी सहित अनेक एनालिस्ट मौजूद होते हैं। अब अंकित जी, मैं अगले सवाल पर आऊंगा कि देखिए, इंटरनेशनल फर्मों ने 3100 से 3,300 सॉरी 3100 से 3300 $3400 तक के अपने टारगेट दिए हैं। हम भारतीय बाजार की बात करें, क्योंकि डॉलर और रुपया का भी एक रिलेशन जो है वो काफी पेचीदा हुआ है। तो ऐसे में गोल्ड के प्राइस इस साल, पूरे 2025 की बात कर रहा हूं सर मैं आपसे, 2025 में किस लेवल तक पहुंचने की उम्मीद करें ट्रेडर्स? देखिए सबसे पहले तो इस हफ्ते को हमको देखना बहुत जरूरी है कि अगला हफ्ता किस तरह से जाता है, क्योंकि पिछले हफ्ते की जो गिरावट आई थी, उस गिरावट को वो सस्टेन नहीं कर पाया। पूरे हफ्ते में अगर देखा जाए तो 84,000 के आसपास गोल्ड बंद हुआ था। उसके बाद में जो तेजी देखने को मिली है वापस से 86,000 है। मैं बैक टू बैक जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि 86,600 का मैं कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। 592 से पलट गया था। कोई मतलब ऐसा कोई चमत्कार वाली चीज नहीं है कि मैंने बोला था 600 क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल था 86,600, तो उसने वो क्रॉस नहीं करा है। तो 86,600 को अगर अगले हफ्ते क्रॉस करता है तो वापस से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, और 89,000 से 90,000 तक के टारगेट हमें जल्दी देखने को मिलेंगे।
और अगर बात करते हैं 3200 से 3300 डॉलर की जो इंटरनेशनल फर्म ने कर रखा है, अगर वो भी होता है तो हमें आने वाले टाइम में 94,000 से लेकर 96,000 तक के टारगेट्स इस साल में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे 2025 में कोई अनुमान ऐसा नहीं लगता है कि 1 लाख को क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि 1 लाख बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है और उसको क्रॉस करना मुझे नहीं लगता कि अभी गोल्ड के लिए आसान होगा। लेकिन यस, अभी मंदी करके काम नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, और अभी जो तेजी है वो चल रही है वो बनी रहेगी, क्योंकि पूरे मार्केट में इस समय ग्लोबल टेंशंस बनी हुई हैं, और जब तक ये टेंशन बनी हुई है तब तक गोल्ड तेज रहेगा और तब तक इसके अंदर पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जी अंकित जी, कई लोग फिजिकल में बड़ी राशि के साथ गोल्ड नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड को फायदेमंद माना जाता है। एक इन्वेस्टर इनमें कितने पैसे लगा सकता है और कहां से खरीदे और उनका गोल्ड कहां जमा होगा, इसके बारे में आप जो शुरुआती जानकारी है वो दे पाए तो ठीक रहेगा। देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज की तारीख में ईटीएफ्स हैं जहां पे मार्केट में आप डायरेक्टली 1,000 रुपए भी अगर आप चाहें तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 1,000 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर देखिए, आज अगर मैं देख रहा हूँ कि 85-86,000 का लेवल चल रहा है और लोग सोच रहे हैं कि करेक्शन आएगा। देखिए, गोल्ड के अंदर एसआईपीज बढ़ी हैं। अगर हम देखा जाए तो पिछले 2 साल के अंदर लोगों ने एसआईपीज बढ़ाई है गोल्ड के अंदर, और अब जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे वो गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स करना चालू कर दिया है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया है, जो एक कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इक्विटी की तरफ एसआईपी लोग बहुत जानते हैं, लेकिन कमोडिटीज की तरफ स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर की एसआईपी के लिए बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि एसआईपी बिल्कुल करनी चाहिए। 1,000 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसको रेगुलर बेसिस पे आप कर सकते हैं। 80-85 हजार रुपए का गोल्ड है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बात करते हैं तो अगर ये नीचे करेक्शन भी लेता है, लॉन्ग टर्म में भी अगर मान के चलिए मंदी आती है गोल्ड के अंदर जो हमने देखी थी 2011 के बाद में, तो भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं रहेगी। इंडियन मार्केट में करेंसी जिस तरह से वीक हो रही है, मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में भी करेंसी वीक होती रहेगी। तो इसमें आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर कॉमेक्स गोल्ड गिरता है तो भी इतनी ज्यादा गिरावट इंडियन मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यस, अगर आप चाहते हैं कि बाइंग करना है तो इसमें एसआईपी आप कर सकते हैं। आप किसी भी अपने जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, जो बहुत सारे फर्म्स हैं जहां पे ईटीएफ के थ्रू आप बाइंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप करना ज्यादा बेटर रहता है। उसका कारण ये है कि आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसा कटता है, तो उसमें आपको पता नहीं चलता, एक छोटा सा निवेश आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल। और अब हम गोल्ड के बाद सिल्वर पे भी सवाल ले ले, दर्शक सभी चाहते हैं कि सिल्वर पे भी बात की जाए, और हम दर्शकों के सवाल जरूर लेंगे। आप अपने सवाल चैट बॉक्स में पोस्ट करते रहिए। अंकित जी, चांदी की बात करी जाए तो चांदी इस साल किस लेवल को टच कर सकती है? चांदी इस साल $40 को टच करेगी। चाइना, मैंने आपसे पहले भी बात करी है, चाइना ने रिकवरी अब देना स्टार्ट करी है। ग्लोबल मार्केट में बहुत लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि एफआईआईज इंडिया से निकल के कहाँ जा रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो चाइनीज इकोनॉमी के अंदर उनको पोटेंशियल बहुत दिख रहा है। चाइनीज इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल, अगर चाइनीज ने रिवर्सल लेना चालू करा, आज ही अगर मैं बात करी तो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर हम जो है वापस से सर्वाइव कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमी में हम काफी वापस से स्ट्रेंथ करेंगे, और जो उनकी जीडीपी है, इतने टैक्स लगने के बाद में, इतनी सारी कॉन्सिक्वेंसेस के बाद में भी हम 5% से ग्रो करेंगे। तो ये जो चाइना की वापस स्ट्रैटेजी और वापस से खड़े होने की बात हुई है, तो उसमें सबसे पहले बेनिफिट आज कॉपर को हमको देखने को मिला है। कॉपर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, करीब 0.25% के साथ तेजी के साथ काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में बेस मेटल प्राइसेस, स्पेशली सिल्वर के साथ में भी हमें काम करना ज्यादा बेटर रहेगा। चांदी के अंदर मुझे इस साल का टारगेट $40 का लगता है। सिल्वर के अंदर जो सबसे ज्यादा इस समय है, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जितनी बात कर रहे हैं हम लोग, एआई की बात जितनी कर रहे हैं, सबका यूज इंडस्ट्रियल यूज है। सिल्वर का मुझे लगता है आने वाले टाइम में गोल्ड को पछाड़ते हुए चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर रहेगा, और गोल्ड काफी स्टेबल होने के बाद में सिल्वर के अंदर मूवमेंट हमको काफी अच्छी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि इस साल का जो टारगेट है हमारा चांदी का, वो $40 का टारगेट है। अगर आप गोल्ड के अंदर एसआईपी करने से डर रहे हैं तो चांदी के अंदर मूवमेंट बहुत बड़े नहीं हुए हैं, आप चांदी के अंदर भी एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, चांदी अभी चल रही है $32 की, जीरो नहीं होगी, लेकिन ये $78 जरूर क्रॉस करेगी आने वाले टाइम में। एक लंबा टाइम फ्रेम है। सिल्वर में हमेशा बोलते आया हूं, 1970 में $49 का हाई लगाया था, और उसके बाद अब 2011 में हमने $49 का हाई लगाया था। गोल्ड $1900 से आज समय $2900 क्रॉस कर चुका है, लेकिन सिल्वर ने मूवमेंट नहीं दिया है। इंडस्ट्रियल यूज है, यूजेबल आइटम है, लेकिन फिर भी सिल्वर ने उस तरह का मूवमेंट नहीं दिया है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं सिल्वर के अंदर बहुत बुलिश हूं, और 2025 का जो इनिशियल टारगेट है मेरा, वो $40 का रहेगा। जी अंकित जी, अगर गोल्ड सिल्वर के रेशियो को देखें
तो एक ट्रेडर को तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि ट्रेडर तो देखिए रोज ट्रेड करता है, मिनट मिनट में भी ट्रेड करता है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसे गोल्ड सिल्वर रेशो को देखते हुए अपने एलोकेशन को किस रेशो के अंदर करना चाहिए, चांदी में कितना और सिल्वर में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय गोल्ड सिल्वर रेशो काफी टाइम से अगर देखा जाए तो 90 के आसपास काफी सस्टेन कर रहा है। मतलब जी इस ऑलमोस्ट गोल्ड और सिल्वर का जो दाम है वो ऑलमोस्ट बराबर के आसपास चल रहा है। 86,000 गोल्ड चल रहा है, चांदी के अंदर 97,000 चल रही है, तो ऑलमोस्ट बराबर चल रही है। ये हमने कोरोना के टाइम पे 127 तक देख लिया था, मतलब उल्टा देख लिया था फिगर, और उसके बाद में हमने गिरावट देखी थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड सिल्वर रेशियो काफी रेजिस्टेंस 90 के आसपास बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ना चाहिए और नीचे के लेवल्स हमको वापस देखने को मिलेंगे। तो अगर 88 का सपोर्ट आता है, अगर 88 टूटता है तो और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। ट्रेंड पॉजिटिव बन नहीं है इस समय, लेकिन आने वाले टाइम में गिरावट हमको देखने को मिलेगी। और गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर गिरावट मिलती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर गिरावट मिलती है तो M6 के अंदर एक गोल्ड बेच के 3 लॉट करीब करीब चांदी हमको बाय करनी चाहिए। 88 किलो चांदी होती है अगर देखा जाए तो। हम इसको प्राइस से कैलकुलेट करते हैं। जैसे गोल्ड की वैल्यू अगर 46 लाख रुपए है, 1 किलो गोल्ड की वैल्यू 46 लाख रुपए है, वही 46 लाख चांदी के लिए हमको आज की तारीख में करीब करीब 88 लॉट्स, हम 88 केजी हमको चांदी लगेगी। तो अगर किसी को गोल्ड सिल्वर रेशियो में ट्रेड करना है तो 1 किलो गोल्ड पे करीब करीब 3 लॉट चांदी के अंदर ट्रेड करा जाता है। जी। और अंकित जी, एक सिल्वर ट्रेडर को आप क्या राय देंगे शॉर्ट टर्म के लिए, कि किस तरह से वे ट्रेड करते रहे? हालांकि हम देख रहे हैं कि चांदी लगभग एक रेंज में ही इन दिनों ट्रेड कर रही है। जी बिल्कुल, इस एक रेंज में ट्रेड कर रही है, लेकिन अभी अभी इसने ब्रेकआउट दिया है तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 93,000 जब तक नहीं तोड़ रहा है तब तक चांदी के अंदर तेजी बना के चले। मुझे ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। इस वीक का थोड़ा सा एक नॉन फार्म पेरोल का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा शुक्रवार को। उस डेटा के बाद में किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हैं वो देखना रहेगा, लेकिन अभी जो पॉजिटिव ट्रेंड बना है मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इस समय चांदी ने बेस मेटल के साथ में चलना चालू करा है। चांदी ने बेस मेटल पकड़ लिया है। देखिए चांदी दो तरीके से चलती है, एक बुलियन के साथ में चलती है, मतलब प्रीशियस मेटल भी है, और एक बेस मेटल भी है क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज भी है। तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि चांदी बिन पेंदो को लोटा है, तो डेफिनेटली वो इसी टाइप से है। कभी वो गोल्ड के साथ में चलना चालू करती है अगर टेंशन मार्केट में ज्यादा क्रिएट होती है, और चाइना अगर रिवाइव करेगा तो जरूरी नहीं है कि गोल्ड चले, लेकिन चाइना रिवाइव करेगा तो बेस मेटल के साथ में हमें सिल्वर के अंदर ज्यादा यूज देखने को मिलेगा और सिल्वर के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। इस समय जो मैं चार्ट देख रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, तो वो समवेयर अराउंड मुझे लगता है कि 97,200 300 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फर्दर अपसाइड हमें अगले 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस इसके अंदर अभी पोजिशनल बेसिस पर 93,000 का लगा के रखेंगे। जी अंकित जी, एक बहुत ताजा सवाल है बिल्कुल श्याम राठौड़ जी का। वो ये पूछ रहे हैं कि अंकित जी, आज शाम गोल्ड में ट्रेड किस तरह रहेगा, क्या रेंज हो सकती है, क्या करना चाहिए? आज शाम के लिए, वन जी सेकंड, अगर मैं आज शाम के लिए बात करूं आपसे तो गोल्ड के अंदर बाइंग ही करेंगे। अभी कोई सेलिंग वाला मूड नहीं है मेरा। अगर समवेयर अराउंड अगर आपको मिलता है, ये 85,600 के आसपास मिलती है अगर गोल्ड मिलता है, तो एक बाइंग लेवल क्रिएट होगा। 85,300 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर में वापस से 86,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। इस समय मार्केट में एक रेंज में चल रहा है, तो नीचे में 85,600 का एक सपोर्ट है और ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो 86,600 का है। तो एक 1,000 पॉइंट की रेंज में और बिल्कुल बीच में सेंटर में 86,000 पे चल रहा है। शाम तक का थोड़ा सा वेट करें। आज कोई मेजर डेटा अगर देखा जाए तो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, वो इतना खास नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। जी, शुभम गुप्ता जी का सवाल है कि मैंने सिल्वर 97,497,400 पर लिया है, क्या मुझे वेट करना चाहिए या स्क्वायर एफ अपनी पोजीशन को कर देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको स्क्वायर अप करना चाहिए। थोड़ा सा भी पेशेंस रखिए, हो सकता है शाम को गिरावट मैक्सिमम 96,800 तक देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां से वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और जहां पे हमको अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिलेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है, आज ही इसने तेजी चालू करी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको सेलिंग करना चाहिए। और आपने जो पोजीशन बनाई है इसके अंदर इंट्राडे में अगर आप कर रहे हैं तो 96,000 का स्टॉप लॉस रखिए और इसके अंदर कंटिन्यू बने रहिए। जी, एक और सवाल आया है सिल्वर पर, लेकिन उन्होंने अपना नाम पोस्ट नहीं किया है। जेड यू के जूम यूजर सी उनके नाम के आगे लिखा हुआ है। उनका कहना है कि सर, सिल्वर के अगले 2-3 साल के लिए क्या व्यू होगा आपका, कृपया बताएं। सर पॉजिटिव रहेगा। पहले 2-3 साल तो बहुत दूर की बात हो गई। अगर लोगों को अगले दिन का नहीं पता होता है, लेकिन मुझे 2025 के अंदर, अभी मैंने आज ही रिपोर्ट रिलीज करी है, 33.40 कॉमिक्स के अंदर 33.40 का जो रेजिस्टेंस है
वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर ये चलना चालू करता है तो नॉन स्टॉप टारगेट हमें $40 का दिखेंगे। चांदी में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस समय जो मेरा टारगेट है वो 1,07,500 का है। शॉर्ट टर्म टारगेट है। आने वाले टाइम में कितने लंबे में कितना मिलेगा वो तो बहुत लंबी बात हो गई। जी लेकिन जी पोजिशनल बात करूं, 4 से 5 साल की बात करूं, तो 4 से 5 साल में मुझे लगता है कि चांदी $78 तक हमको देखने को मिलेगी। जी। और विक्रम रेड्डी जी का सवाल है कि सर अगर यूक्रेन वार खत्म होता है तो गोल्ड सिल्वर गिरेगा क्या? नहीं, अगर यूक्रेन वॉर खत्म होता है तो गोल्ड सिल्वर गिरे, देखिए यूक्रेन वॉर तो खत्म ही है। उसमें तो कोई लड़ाई हो ही नहीं रही है, अब तो सिर्फ कोल्ड वॉर चल रही है। अब तो सिर्फ बातें चल रही हैं। आपने इतने टाइम से देखा होगा कि एक बॉम्ब नहीं गिरा है वहां पे। तो वो सारी चीजें, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो इम्पैक्ट अब पड़ रहा है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप क्या लिखते हैं और क्या बोलते हैं, सिर्फ अभी उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और उनके अगेंस्ट में किस तरह की चीजें जा रही हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब यूक्रेन, रशिया, इजराइल ये सब अब नहीं है। अब जो चीज है वो ट्रंप के हर स्टेटमेंट पे ध्यान रखिए। क्योंकि अब ये हो रहा है, देखिए 2016 में हमने देखा था, सेम वही कहानी रिपीट हो रही है। पहले ट्विटर था, ट्विटर पे सुबह आके कुछ लिख दिया, शाम को आके कुछ लिख दिया। यही कहानी इनकी चल रही है। अब 2020 में भी इनके पास में क्लैरिटी नहीं है। अगर ये क्लैरिटी नहीं है और ग्लोबल मार्केट टेंशन में रहेंगे तो डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस हमको ऊपर दिखेंगे। जी। बिल्कुल आपने सही कहा अंकित जी। अगर मैं तो कहता हूं कि कई बार की डेटा से बेटर है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को फॉलो करिए। वो बार बार क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डेटा का आर्थिक रूप से बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे वो जीडीपी के डेटा हो या महंगाई दर के डेटा हो या हाउसिंग के हो, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के हो। लेकिन भाई इस समय तो डोनाल्ड ट्रंप ने सारे डेटा पर भारी पड़ रहा है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, जब तक जी बाइडेन जी की सरकार थी, मिस्टर बाइडेन, जो बाइडेन जी की सरकार थी, हमारे पास में ज्यादा न्यूज नहीं होती थी पेस्ट करने के लिए। 3 से 4 महीने हमारे पास में न्यूज ही नहीं रहती थी। अब हमारे जी बच्चे थक जाते हैं सुबह से लेकर रात तक लिखते लिखते। हर हर कुछ थोड़ी देर में एक न्यूज आती है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया, मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं अपना मुंह जरूर खोलना है उनको। तो वो जितना ज्यादा मुंह खोल रहे हैं उतने ज्यादा मार्केट के अंदर हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हाँ। और उनका कोई देखे तय नहीं रहता है सुबह ट्वीट करना है कि रात को ट्वीट करना है। कभी भी उनके एक्स हैंडल पर हम कोई भी एक अनाउंसमेंट देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि बाजार में किसी भी घटनाक्रम से बेटर है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल एक्स हैंडल को देखा जाए और वहां पर आने वाली खबरें काफी कुछ मार्केट के लिए कह देती है। लेकिन अब मैं एक सवाल लूंगा, ये आरके जी का है कि अंकित जी सोने में मंदी कब आएगी? देखिए वो शॉर्ट सेल के बारे में पूछ रहे कि मंदी कब आएगी। हम कह रहे हैं कि तेजी आएगी, वो पूछ रहे मंदी कब आएगी। गोल्ड शायद खरीदना होगा आरके जी को। थर्सडे थर्सडे मैं सेशन लेता हूं जहां पे हम लोग बात करते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि गोल्ड के अंदर हर बार आप सिर्फ एक खुद चेक कर लीजिएगा अपने आसपास कितने लोगों ने मंदी कर रखी है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके ट्रेडर का ग्रुप होता ही है। तो लोग वहां पे मंदी कब आएगी, मंदी कब आएगी, अगर बहुत ज्यादा लोग मंदी का बात कर रहे हैं तो देखिए नहीं आएगी। आप खुद समझने की कोशिश करिए। सिर्फ आप यही क्वेश्चन कर रहे हैं मंदी कब आएगी। लोग ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि तेजी के लेवल्स क्या है या मंदी के लेवल्स क्या है। मंदी कब आएगी ये मैं नहीं बता सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश जीसस अल्लाह ये पांचों मिल जाएं तो भी नहीं बता पाएंगे मंदी कब आएगी। जिस समय मार्केट के अंदर सिचुएशंस क्रिएट होंगी, मंदी की सिचुएशन जब मार्केट सेटल होगा उसके बाद में मंदी आएगी। लेकिन जब तक ये टेंशंस क्रिएट रहेंगी मंदी नहीं आएगी। सेकंड चीज, जब तक पोजिशन शॉर्ट की बनी हुई है, कमल जी मैं आई एम सॉरी लेकिन जी मैं बताना चाहूंगा, 62,000 पे भी गोल्ड शॉर्ट पड़ा हुआ है आज भी। 67 का पड़ा हुआ है। 77 में एक क्लाइंट है, 30 किलो लॉट, 30 किलो गोल्ड शॉर्ट पड़ा हुआ है। इस तरह की अगर सिचुएशंस मार्केट में हो रही हैं तो वो मेरे से सिर्फ स्टॉप लॉस बता सकता हूं। क्योंकि वो कटेंगे नहीं, क्योंकि उनको मैंने 82 में बोला नहीं कटा, 84 में बोला, 86 में, हो सकता है 90,000 में फिर मेरे से पूछना है कि अब क्या करना है। तो बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेड कर रहे हो, बिना पढ़े बिना समझे ट्रेड कर रहे हो, तो आप सिर्फ यहां पे सट्टा कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। जी अंकित जी, देखिए आपने जो बात कही उस पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ट्रेड वही फायदेमंद है जो ट्रेंड के साथ है। बिल्कुल अगर ट्रेंड तेजी का है तो हम अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसे जल्दी स्क्वायर ऑफ करके और हमें अपना रुख बदल लेना चाहिए। बिल्कुल देखिए व्यापारी व्यापारी जो करता है, व्यापारी जो है, ट्रेडर जो है, उसका एक ही धर्म होना चाहिए, पैसा कमाना। बिल्कुल तेजड़िए मंदिरिए हम नहीं बन सकते। तेजड़िए मंदिरिए बनने के लिए अंकित जी हमें आरबीआई बनना पड़ेगा, यानी हमारे बिल्कुल पास गोल्ड 800-800 टन हो। बिल्कुल है तो इससे बेटर है कि हमें कमाई हो,
इसके लिए एक ट्रेडर के लिए सबसे सही सलाह होती है ट्रेंड के साथ ट्रेड, और वो शायद मुझे करने वाले ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और देखिए मंदी की जो परिभाषा की बात होती है, मंदी क्या मतलब, अगर गोल्ड यहां से 2,000 रुपए टूट गया तो वो भी एक मंदी ऐसे है कि वो सस्ता तो मिल रहा है। अब 85,000 का गोल्ड आप चाहो कि 45,000 हो जाए तो वो शायद असंभव है, क्योंकि बिल्कुल। गोल्ड ने कभी भी अपने इतिहास को, पिछले इतिहास को नहीं दोहराया है, कभी कोई एक आध छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर। तो मैं भी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि मंदी यानी मतलब अगर कोई करेक्शन आता है वो हेल्दी होता है बाजार के लिए, और बाजार की जो सिचुएशंस हैं, जो घटनाएं हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उन्हें वे विश्लेषण करें, चिंतन मनन करें, और फिर वे जो है अपने ट्रेड को ट्रेंड के साथ रखें। अगर बाजार नीचे की ओर आ रहा है तो निश्चित रूप से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम 90,000 तक इंतजार करें, चाहे आप कम पैसा कमाएं या ज्यादा, लेकिन जेब से पैसा जाना नहीं चाहिए, ये प्रिंसिपल को मानना चाहिए। या अंकित जी मैं एक सवाल लूंगा आपके साथ गोल्ड सिल्वर से हट करके, मनीष सिंघल जी का। वे कह रहे हैं कि मैंने क्रूड 6,140 पे बाई किया है, अब क्या करूं। देखिए 6,140 पे अपने बाय करा है, एक सेंटीमेंट है, थोड़ा सा एक उछाल देखने को मिलेगा। अगर उछाल देखने को मिलेगा तो नेप निकलने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्रूड बाय क्यों नहीं करना चाहिए था? आपने अगर कंटिन्यूसली न्यूज अगर मार्केट में चल रही है और न्यूज नहीं है तो कमोडिटी समाचार को प्लीज सब्सक्राइब। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पैकेज के लिए कोई हायर पैकेज के लिए जाइए, लेकिन 3,000 की सर्विस होती है जहां पे आप अपनी सर्विस को लेके आप सारी चीजें कर सकते हैं। उसमें आपको बेटर ये चीजें मिलती हैं कि जितनी भी चीजें हैं मार्केट के अंदर इस समय, आप ये समझने की कोशिश करिए, डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि मैं क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। वही ओपेक ने बोला है कि अप्रैल से मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। तो सब लोग अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसी वजह से क्रूड ऑयल के अंदर तेजी देखने को नहीं मिल रही है। जो एक सेंटिमेंट्स आज से 2 महीने पहले बने थे तेजी के, वो अब नहीं बनते हुए दिख रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह इस समय नहीं रहेगी जब तक कोई मार्केट में सेंटिमेंट्स नहीं आएंगे। आज एक ट्रेडर ने पूछा था कि क्रूड ऑयल के अंदर तेजी कब आएगी, तो मैंने कहा अब देखिए, अब जिस तरह की कंडीशन चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं मैं क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा देता हूं, और ओपेक ने बोला है कि अप्रैल से हम भी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो अगर ये सब लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो तेजी नहीं आएगी, फिर तो एक वर्ल्ड वॉर ही चाहिए तेजी करने के लिए। तो मैंने जी कहा इससे पहले तो हम कोशिश नहीं कर सकते कि अभी तेजी आएगी। न्यूज पे ध्यान रखिए, न्यूज जिस तरह से चल रही है उसी के ऊपर हम सेंटिमेंट्स पे भी काम कर रहे हैं। न्यूज अभी यही है कि दबाव बना हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है। अगर कोई इस तरह की न्यूज आती है जहां पर रिवर्सल मिलेगा, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि अगर बाइंग मिलेगा तो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस समय अगर एक उछाला मिलता है तो 6,000 के आसपास तक अभी उछाला मिल जाता है तो भी निकलने की कोशिश करिए। जी, कांतिलाल कोठारी जी का सवाल है कि अंकित जी कॉपर में क्या करना चाहिए अब। तो कॉपर तेज है, और आज ही मैंने बाइंग रिकमेंड करा हुआ था, और इसके अंदर आगे भी तेज रहेगा। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो 870 के आसपास एक बार खरीदी करी जा सकती है। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रहेगा 850 के नीचे का रहेगा। आने वाले समय में हमें 900 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। इस वीक में जो आज का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हमें 876 के ऊपर कॉपर के अंदर वीकली बेसिस में ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। अगर 876 के ऊपर क्लोजिंग भी आ जाती है तो भी काफी अच्छे लेवल्स बनेंगे और 9 से प्लस तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी अंकित जी, अगर हम इसी के साथ जो एनर्जी पैक के दूसरी कमोडिटी नेचुरल गैस की बात कर लें, तो देखिए बहुत ज्यादा टूटी थी नेचुरल गैस, लेकिन काफी कुछ रिकवर किया है। नेचुरल गैस पर आप क्या कहेंगे। नेचुरल गैस में लास्ट टाइम हमसे आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि नेचुरल गैस के अंदर मंदी करके काम नहीं करेंगे, और मुझे 440 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। नेचुरल गैस की कहानी कैसी है, सभी ट्रेडर्स के साथ में साझा करना चाहूंगा कि 2000 से ये हर 4 साल में एक लो लगाता है और अगले 2 साल में एक नया हाई लगाता है। ये ट्रेंड 2016 से चल रहा है। 2016 में इसने 100 रुपए के आसपास का लो लगाया था, उसके बाद में 300 332 तक का इसने हाई लगाया था। फिर 2020 में इसने वापस से लो लगाया 110 या 120 रुपए के आसपास का। उसके बाद में वापस से इसने तेजी देखने को मिली थी, 800 रुपए तक गया था। तो 2016 में लो लगाता है, 2018 में हाई लगाता है, 2020 में इसने लो लगाया, 2022 में हाई लगाया, 2024 में हमने 130 रुपए देखा है वापस से। तो अब 2026 तक मुझे लगता है कि अगर वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो नया हाई मतलब 800 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए। 800 को नहीं करेगा तो भी 600 तक के तो लेवल्स क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर। अभी अगर इंट्राडे में कोई 800 360 के आसपास अगर कोई लेवल मिलता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेवल्स है इसलिए मेरे को बड़े लेवल्स देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर आज की तारीख में 30 रुपए नेचुरल गैस के अंदर कोई बड़ी बात रह नहीं गई है। तो 360 रुपए के आसपास मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। 330 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में 400 प्लस तक के टारगेट देखने को मिलेंगे।
जी अंकित जी, कन्हैया अग्रवाल जी का सवाल है कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड में क्या प्राइस रेंज रह सकती है। नेक्स्ट वीक के लिए मुझे इस वीक का क्लोजिंग का बहुत वेट करना पड़ेगा, और इस वीक की क्लोजिंग अगर इस वीक में रेंज बाउंड मार्केट रहा तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वीक में क्रिएट होगी। फिर से बोल रहा हूं, अगर मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड इस वीक रहा, इस वीक अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ी उठापटक देखने को नहीं मिली, क्योंकि आज बुधवार है, अगले 2 दिन बचे हुए हैं, गुरुवार शुक्रवार, इस वीक में बहुत बड़ी उठापटक नहीं देखने को मिली, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में जैसे ही अपर साइड ब्रेकआउट करेगा तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और हमें बहुत जल्दी 100 से $150 के टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे ऊपर जी साइड। अंकित जी, जैसे हमने अभी कॉपर की बात करी थी, मेरा एक सवाल है आपसे कि बेस मेटल्स की अगर हम बात कर लें तो दूसरे बेस मेटल्स में कौन सी ऐसी बेस मेटल्स हो सकती है जहां एक ट्रेडर को फोकस करना चाहिए। जो एक ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए वो एल्यूमिनियम है। आने वाले टाइम में हो सकता है एल्यूमिनियम के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, टैरिफ लगाया जाए, उस वजह से मार्केट के अंदर इसके अंदर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एल्यूमिनियम एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ₹260 के आसपास चल रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट इसके अंदर रहती नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है जहां पे ट्रेडर्स को ₹325 तक के टारगेट से आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर 250 का एक मेजर सपोर्ट जोन इस समय बन चुका है। जी, और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के नंबर और ईमेल एड्रेस हमने पोस्ट किया है, इसे वे नोट कर लें। और उन्हें जो प्रेडिक्शन न्यूज लेटर चाहिए उसके लिए वे संपर्क करें इस नंबर पर। और हम ऐसी वेबिनार अब लगातार बीच बीच में करते रहेंगे, और आप हमें वॉच करें कि जब भी हम वेबिनार करें तो आप भी जुड़ें, अपने साथियों को, अपने ट्रेड मित्रों को जरूर कहें और इसका लाभ लें। और आपके जो सवाल हैं उन सवालों के हम जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। कुछ सवालों के आज हमने जवाब इसलिए नहीं दिए कि वे लगभग रिपीट हुए हैं। जैसे गुरप्रीत सिंह जी ने पूछा कि सिल्वर में क्या लगता है, ऑलरेडी अंकित जी ने सिल्वर पे काफी कुछ बता दिया है, तो वे उसी प्राइस रेंज को फॉलो करें। लेकिन देखिए, ट्रेड का एक बहुत बड़ा नियम होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। बहुत से लोग नेट पोजीशन रखते हैं और उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर होगा तो आपकी कैपिटल बचेगी। कहावत है कि कैपिटल बचेगी तो हम दोबारा खड़े हो सकते हैं अगर किसी तरह के लॉस होने की कंडीशन में। और स्टॉप लॉस के बगैर, यानी वही बात है कि जब हम कार चला रहे हैं और हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है या हमारी गाड़ी के ब्रेक खराब है, तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होना तय है। मैं वो सुन रहा थे मीटिंग को। तो ऐसे के अंदर गुरप्रीत जी आपका माइक प्लीज बंद करिए। तो ऐसे के अंदर आप जो है स्टॉप लॉस को पालन करें। अंकित जी भी इस पर एक अपनी टिप्पणी देंगे कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों अनिवार्य है। देखिए, गुरप्रीत जी का एक कोई सवाल है, जरूर हम आपसे लेंगे गुरप्रीत जी। मार्केट के अंदर उन्होंने हैंड रेज करा हुआ है, क्या हम उनसे सवाल ले सकते हैं कमल जी? हाँ, सवाल आप ले लीजिए। उनका उनका सिल्वर पे ही है सर सवाल वैसे। अब वो कुछ और पूछना चाह रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो पोस्ट किया है वो सिल्वर पे ही है उनका। उन्होंने एक ये जरूर कहा है कि 97,471 से शॉर्ट करें या बाय। किस लेवल से वापस एक बार मुझे बताएंगे? 97,471, 97,471 रुपए से। नहीं, इसके यहाँ से चांदी को गुरप्रीत जी बेच के काम नहीं करना है, बिल्कुल भी इसके अंदर खरीद के ही काम करना है। मैं अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर कोई भी गिरावट मिलती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, 96,800 के आसपास अगर मिलता है गिरावट तो डेफिनेटली बाइंग करके चलेंगे। बेच के सिल्वर के अंदर काम प्लीज मत करिए। और जी सर आज का एडीपी डाटा। एडीपी डेटा देखिए, आज का जो है उससे इंपैक्ट ये पड़ेगा, आज के डेटा से इंपैक्ट इतना नहीं पड़ेगा। जो मेजर इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको देखने को मिलेगा फ्राइडे वाला, जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है। आज के डेटा से ये अनुमान लगाया जा सकता है, वो जो हम आपको बताएंगे कि अनुमान लगाया जा सकता है, डेटा अगर कम आता है ज्यादा आता है तो उसका इंपैक्ट हमें सीधा फ्राइडे को देखने को मिलेगा। तो फ्राइडे को जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है वो इंपॉर्टेंट है। एडीपी का जो डेटा रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जो इंपैक्ट पड़ता है वो सीधा सीधा हम फ्राइडे को डेटा जो है नॉन फार्म पेरोल का, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जी अंकित जी, अब आखिरी सवाल है कि स्टॉप लॉस के महत्व पर आप अपनी टिप्पणी जरूर दें। सर, स्टॉप लॉस ऐसी चीज है कि मतलब इसी को इस मार्केट का भगवान बोला जा सकता है, क्योंकि यही एक भगवान है स्टॉप लॉस। मार्केट में देखिए, कोई इस दुनिया में गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जहां से आप अपना पैसा बचा सकते हो। मार्केट अगर मान के चलिए बहुत लोग हैं, 77,000 से गोल्ड सेल है, नहीं लगा है स्टॉप लॉस, 62,000 से सेल है, चांदी 80,000 से सेल है,
नहीं लगा रहे हैं स्टॉप लॉस, कब तक वेट करेंगे? आप नया ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है तो। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब खतरे की घंटी है। स्टॉप लॉस कई लोग हैं ट्रेडर जो बोलते हैं कि हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, हम बिल्कुल इस मार्केट से अड़ने की बात करते हैं। तो सर, मैंने इस मार्केट में 15 साल निकाले हैं, मैंने करोड़ों रुपए खत्म होते हुए देखे हैं। निकल एक ऐसी कमोडिटी थी जो 1600-1700 रुपए चलती थी, और उसने 3 दिन में 6500 करके बंद हो गई। आज की तारीख में निकल में ट्रेड ही नहीं होता है। तो स्टॉप बिल्कुल। लॉस नहीं लगाने वाली कोई चीज ही नहीं है। हमने निकल को 2100 रुपए से 450 रुपए देखा है, क्रूड ऑयल को माइनस में जाते हुए देखा है। हाँ, बिल्कुल माइनस में हुआ था वो तो एकदम। हाँ, तो इस तरह की चीजें हैं। तो आप अगर बोल रहे हो कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं, तो देखिए, एक बार किस्मत चलेगी, 2 बार चलेगी। आप जब तक किस्मत चल रही है तब तक बढ़िया है, लेकिन जिस दिन रैली आई उस दिन आप फंस जाओगे। मैंने मैक्सिमम ये देखा है ट्रेडर्स को, जब रैली आती है तब सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में आप हो सकता है कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और देखो नीचे आ गया और मैं प्रॉफिट में कट गया, फिर आप क्या हो जाते हैं, चौड़े। तो जैसे ही हम चौड़े होते हैं वहीं से प्रॉब्लम चालू होती हैं। और ये मार्केट सारी चीजें आपके लिख के रखता है कि आप कब कब चौड़े हुए थे और कितना आपने उस रेंज बाउंड में कमा के गए हो। उसके बाद वो फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है सीधा ये मार्केट। जी। नहीं, लोगों को तो ये रहता है कि माइनस में तो कोई चीज बिक ही नहीं सकती है। क्रूड माइनस में बिका, यानी जो हम कहते हैं ना, पहले एक स्टोरी चलती थी ब्लैक स्वान। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मार्केट के लिए है कि लोग सोचते हैं कि माइनस तो कोई चीज बिक ही नहीं सकती है। लेकिन उसी दिन मैंने भी देखा रात में कि माइनस में जब क्रूड आया तो लोग उसमें भी खुश थे, लेकिन लगा कि उसमें भी पैसे लगे। बस सर, हम लोग बोलते थे कि जीरो के नीचे तो दुनिया, मतलब कमोडिटी जीरो के नीचे हो ही नहीं सकती 2020 के पहले। 2020 के बाद में वो भी बोलना छोड़ दिया। जी जी। अंकित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर, जो कि नियमों के अनुसार डिस्क्लेमर के बारे में बताना होता है। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं और किसी भी तरह का हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, हमारी कोई भी मार्केट के अंदर पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने रिकमेंडेशन दी है वो सारी की सारी अनबाइज्ड है, किसी भी बायस को लेकर नहीं है। और मार्केट के अंदर जो भी कंडीशंस रहती हैं एज पर सेबी एनालिस्ट, हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, लेकिन हमारी कोई पोजीशन नहीं है। जी। और हम सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। और उम्मीद है कि अगली हमारी वेबिनार में आप भी जुड़ेंगे और अपने ट्रेड मित्रों को भी हमारे बारे में बताएंगे। और कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के लिए आप ईमेल करें, फोन करें और जुड़ें और न्यूज़लेटर का अध्ययन करें, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल लर्निंग और एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए है। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। शुभ संध्या। आपका जो ट्रेड शुभ हो, सुखी और समृद्ध रहे, लक्ष्मी आपके बैंक अकाउंट में दिखाई दे, इसी कामना के साथ मैं कमल शर्मा आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, नमस्कार सर।